Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about plant systems, chapter 1 of your 7th class general science book. These are the learning outcomes and here are the triggering questions. Can plants grow without roots? क्या आपने ऐसे कोई plants देखे हैं जो कि roots के बगैर grow कर सकें? How does water travel from soil to leaves? घरों में तो हमारी पानी की टंकियों के लिए मोटर लगी होती है कि नीचे से पानी ऊपर चढ़ सके। प्लांट्स को कैसे ऊपर तक पानी मिलता है? लीव्स तो बहुत ऊपर ऊपर होते हैं ट्रीज के। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? हम तो अपना खाना किचन में बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना कहाँ पकाते हैं, क्या बनाते हैं? Key concept of this chapter is that all systems of plant work together so that green parts of the plant can make food and oxygen by the process of photosynthesis. सबसे पहले हम रूट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आपने कभी गौर किया है कि चाहे कितनी भी तेज हवा चल रही हो तो पौधे और फूल इधर उधर झूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं, लेकिन आम हालात में कोई भी पूरा पौधा हवा के साथ उड़ नहीं जाता। हाँ, अगर बहुत तेज आंधी या तूफान हो तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, लेकिन छोटे प्लांट्स और घासें उसी तरह अटैच रहती हैं। ऐसा क्यों है? This is due to the roots of the plant. Roots of a plant spread in the soil to anchor it. जैसे घर बनाते हैं ना, तो पहले बुनियाद डालते हैं, उसके ऊपर दीवारें चढ़ाते हैं। इसी तरह अल्लाह की कुदरत है कि प्लांट्स जो हैं उनकी भी बुनियाद है, उनका एंकर है। एंकर का वर्ड वैसे आपको पता है किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? शिप का एक बड़ा सा इस शेप का एंकर होता है। शिप ने जहाँ लंगर अंदाज होना होता है, एंकर को उर्दू में कहते हैं लंगर। शिप ने जहाँ एंकर करना होता है, रुकना होता है, वहां वो अपना ये एंकर जो होता है उसको नीचे फेंक देते हैं, तो वो पानी में सपोर्ट करके रखता है शिप को एक जगह पे। तो रूट्स जो हैं वो भी सॉइल में स्प्रेड कर जाती हैं, फैल जाती हैं और एंकर करती हैं। सिर्फ एंकर नहीं करती, और भी काम करती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रूट्स के ऊपर टाइनी रूट हेयर्स होते हैं which are present on the epidermis and they help in the absorption. और इसके अलावा रूट्स के सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। ग्रेड 6 की ये वाली डायग्राम याद है? रूट हेयर सेल, इसके ऊपर ये जो रूट है ये क्या कर रहा है? रूट हेयर इट इज एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। इट इज लॉन्ग एंड थिन एंड इट इज अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। और लीफ में जो सेल्स थे उनके बारे में आपने पढ़ा था ग्रेड 6 में, that they contain chloroplast, उनकी cell wall और vacuole होता है central large, they perform photosynthesis, have got large surface area to trap solar energy and large number of chloroplasts which are green in color due to chlorophyll. Okay, so let's talk about diffusion. यहाँ एक नया लफ्ज हमने पढ़ा, diffusion. Diffusion is the movement of molecules from their area of higher concentration to lower concentration. Diffusion क्या है? कभी भी कहीं अगर मॉलिक्यूल इकट्ठे ज्यादा हों तो वो मूव करने की कोशिश करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये एक्टिविटी आप घर में खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द ग्लास और उसको छोड़ दें उसी तरह, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ऐसे हो गया, फिर ऐसे, और कुछ टाइम के बाद तकरीबन 10 मिनट्स के बाद सारे का सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको इसको शेक करने की या स्टिर करने की भी जरूरत नहीं, यानी चम्मच हिलाने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है कि इंक के मॉलिक्यूल्स जब वाटर में ऐड किए गए तो यहाँ पे क्या है? इंक की हायर कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या है? लोअर कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। अब ये एक अलहदा बात है कि हर चीज के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। गैस के मॉलिक्यूल्स दौड़ भाग सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल दौड़ भाग सकते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बेचारे जो है अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। अपनी जगह बैठे बैठे हिल तो सकते हैं थोड़ा बहुत, बट दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। लेकिन लिक्विड और गैस इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में ये मूव करते रहते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स आप ये देखें कि ये इनके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं खुद ब खुद बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मूवमेंट्स और फैलते जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। Coming again towards the roots, there are two main types of roots, tap roots and fibrous roots. टैप रूट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट। ये नीचे जमीन की तरफ जाती है और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकलती हैं
कहलाती हैं सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो फिर मजीद ब्रांच होती हैं एंड दे मेक अप टर्शियरी रूट्स। तो एक सिस्टम बन जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स का। इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। इसके मुकाबले में अच्छा ये सिस्टम किस में मौजूद होता है? ज्यादातर प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में? ट्रीज में और श्रब्स में, बड़े बड़े जो दरख्त होती हैं और बड़ी बड़ी झाड़ियां जो होती हैं। लेकिन फाइबरस रूट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइबर कहते हैं थ्रेड को, और ये स्प्रेड करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट, जैसे ग्रासेस में, वीट में, जितने भी पौधे जिनके ऐसे पत्ते होते हैं लंबे लंबे, चाहे, और ज्यादातर ये फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोनोकॉट्स अमूमन इन्हें कहते हैं। बहरहाल, there is a scientific box here which is describing that some plants like peas and beans have root nodules। और अगर पी के प्लांट को या जितने भी फलियों वाले पौधे हैं उनके प्लांट्स के रूट्स को निकाल के देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे इस तरह दाने से लगे हुए होते हैं। ये दाने क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया इनके रूट्स में रहते हैं? हेल्पफुल बैक्टीरिया, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर इस तरह की रूट्स में नोड्यूल्स मौजूद हों, बिकॉज दीज बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या कुछ शामिल है? स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, ठीक है जी, और ना सिर्फ ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको सीधा खड़े रहने में, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं चीजों को रूट से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है जी। सो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है उनमें क्या कुछ शामिल होता है? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बेसिकली टू टाइप्स के स्टेम्स है, हर्बेशियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। अगर प्लांट का ग्रीन और फ्लेक्सिबल स्टेम हो तो उसको कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। डेजीज के, ग्रासेस के, क्रॉप्स के जो स्टेम होते हैं वो हर्बेशियस स्टेम होते हैं। और अगर प्लांट्स के हार्ड और स्ट्रॉन्ग रूट स्टेम्स हो देन दैट इज कॉल्ड वुडी प्लांट्स। और इनके स्टेम जो है किसमें? जैसे ट्रीज में, श्रब्स में, या जो बड़ी मजबूत बेलें होती हैं वाइन्स, उनमें। वुडी स्टेम जो है उसके ऊपर एक डेड लेयर होती है विच इज कॉल्ड बार्क। लुक एट दिस डायग्राम ऑफ हर्बेशियस एंड वुडी स्टेम। ये देखें, ये इन फ्लावर्स की जो स्टेम है ये बिल्कुल ग्रीन, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल है। ये हर्बेशियस स्टेम है, ठीक है। छोटे छोटे जितने भी पौधे होते हैं उनकी हर्बेशियस स्टेम। लेकिन ट्रीज के, श्रब्स के इस तरह के बड़े स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं, हार्ड होते हैं, अगर इनको तोड़ना चाहें तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनके ऊपर देखें एक डेड लेयर ब्राउन कलर की अमूमन, ये कहलाती है बार्क। इसके ऊपर कोई ऐसी लेयर नहीं। देखें ये सॉफ्ट और स्मूथ है, अगर थोड़ा सा रफ भी होगा तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम के मिलके बने हुए होते हैं, और ये रिंग के फॉर्म में होते हैं बीनीथ एपिडर्मिस। और वेस्कुलर बंडल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टेम में और सपोर्ट करते हैं प्लांट को। अच्छा, क्या आपको पता है कि कैक्टस जो प्लांट है, ये जो नजर आता है, जो ग्रीन इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके लीव्स नहीं है। लीफ तो इसके छोटे होते हैं कांटों की तरह। ये इसका स्टेम होता है जो वाटर को स्टोर करता है, और ग्रीन होता है ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, फूड प्रिपेयर कर सके। दुनिया में बहुत बड़े बड़े और बहुत पुराने ट्री हैं। पाकिस्तान का जो एक इम्पोर्टेंट ट्री है सरगोधा का लार्जेस्ट ट्री है जो पाकिस्तान में मौजूद है। ये एक बैनियन ट्री है और 1000 रूट्स हैं इसकी बड़ी बड़ी, और ये तकरीबन 3 एकड़ तक, 3 एकड़ मतलब 2-3 गांव के बराबर इसका एरिया है, और बहुत बड़ी जगह तक ये फैला हुआ है। That's all for today.